हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट। इससे पहले हम हर एक चैप्टर इकोनॉमिक्स के जो एनसीईआरटीज है उसको चैप्टर बाय चैप्टर कवर किया है, टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया है, एंड इसके बाद हम क्लास 12 भी कवर करेंगे सेपरेटली, माइक्रो एंड मैक्रो। ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर इसको हम थोड़ा सा डिस्कशन मोड पे लाते हैं तो अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो इंडिया अभी दो चीज़ों पे चल रही है, दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा इम्फोसाइज करके रखा है इंडिया ने। सबसे पहली चीज़ आ जाती है दैट इज़ दी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी रैपिड तरीके से हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो इंडिया फोकस कर रही है दैट इज़ दी अर्बनाइजेशन। तो जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और अर्बनाइजेशन हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आ रहा है, ये दोनों का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है एनवायरनमेंट पे, एंड जिसके थ्रू हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है? क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जाते हैं या फिर अर्बनाइजेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जब आप क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका मेजर रीज़न यही आता है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो जो हमारे रिसोर्सेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, दैट मीन्स कि रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। और जब अर्बनाइजेशन आ रहा है तो हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो उससे बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो रहा है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हम जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं उतना ज़्यादा हम रिसोर्सेज का डिप्लीशन करते जा रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा लॉस होती जा रही है। राइट। तो ये चीज़ हमने समझी है। इसके अलावा अगर हम एक दो चीज़ें और समझते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी, उसका ये कहना है कि एट प्रेजेंट जैसे अर्थ पे हमारा जिस तरीके का लाइफस्टाइल है, तो अगर वो लाइफस्टाइल में हमें अगर सभी लोगों की नीड्स फुलफिल करनी है तो हमें दो अर्थ चाहिएंगे बाय 2030। वेरे जो दूसरी रिपोर्ट आई थी बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उनका ये कहना है कि एट प्रेजेंट जो 80% लोग हैं ऑन अर्थ, कि अर्थ के जो 80% लोग हैं वो मेजरली कहाँ रह रहे हैं? द पॉल्यूटेड एयर, वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर में रह रहे हैं। सो दैट मीन्स कि हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल चल रहा है, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू बट वेरियस अदर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि शायद ये सस्टेनेबल नहीं है। राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक मतलब यही होता है दैट सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट अफेक्टिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे ताकि मतलब इस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम छोड़े। तो क्या ये सच में फिजिबल है? इसको हम एक केस स्टडी से समझते हैं। जैसे वी आर अवेयर अबाउट अवर रिवर गंगा। गंगा का हमें पता है कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी लाइफलाइन है, हमारा उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। सो डिस्पाइट दी सिग्निफिकेंसेस रिवर गंगा काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है। दो रीज़न है इसके पॉल्यूशन होने का, कि दो रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन आ रहा था। पहला तो है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, दैट मीन्स कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा है कि जो सीवेज वेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा, वाई बिकॉज कि हमारा अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। राइट। सो व्हाट डज दिस सिग्निफाई? दैट ओके वी नीड अ कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इससे ओवरकम करने के लिए सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, दैट वाज नमामि गंगे प्रोग्राम, जिसके अंदर बताया कि हमें जो रिवर गंगा है उसको क्लीन करना है। तो अगर 2023 की रिपोर्ट देखते हैं कि 2023 में सरकार ने ये बताया कि जो रिवर गंगा का पॉल्यूशन है उसके अंदर 35% का रिडक्शन हुआ है। सो दैट मीन्स कि ये चीज क्या बता रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से फोकस करोगे तो वहां पे रिडक्शन होगा पॉल्यूशन का। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा है कि रिवर गंगा क्लीन हुई है, 35% से पॉल्यूशन तो कम हुआ ही है, साथ ही में जो वहां पे सराउंडिंग में लाइवलीहुड रहते हैं उनको भी फायदा मिला है। तो कहने का मतलब क्या है कि देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम यूज कर सकते हैं इन वेरियस सिनेरियो पे। राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा
आज का वीडियो जहाँ पे हमारा मेजर फोकस रहेगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमारा एनवायरनमेंट क्यों डैमेज हुआ, राइट, करंट स्टेट क्या है, व्हाट आर द कॉजेज, राइट, एंड उसका इफेक्ट क्या है, एंड देन उसको ओवरकम करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, राइट। तो अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर डिफाइन किया जाता है तो ये क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो होता है कि जब आप कोई भी चीज़ का ग्रोथ करते हो, हर एक कंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसको अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ लाना। तो जब आप इकोनॉमी में ग्रोथ लाओगे तो ग्रोथ से ही आप डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर पाओगे, राइट। एंड जब डेवलपमेंट आता है तो वहां पे ग्रोथ से क्या हो रहा है कि जो एनवायरनमेंट का कॉस्ट है वो बढ़ता जाता है, एनवायरनमेंट डिग्रेड होता जाता है। वाई? बिकॉज हम ग्लोबलाइज करते जा रहे हैं खुद को। तो आप जितना ज़्यादा ग्लोबलाइज करते जाओगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करते जाओगे, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा आपका एनवायरमेंटल चैलेंजेस बनता रहेगा। तो व्हाट इज द नीड हमारा या क्या है कि हमें एक बैलेंस बनाना है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में। एंड यहाँ पे हमें एनवायरमेंट का रोल समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसका एक रिसेंट एग्जाम्पल आया था कि 2022 में फ्लड्स आए थे कर्नाटका में, जिन्होंने हाईलाइट किया दैट देयर इज अ अर्जेंट नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, क्योंकि ये टाइप के फ्लड से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तो मतलब जो अर्बनाइजेशन हम बना रहे हैं वही अर्बनाइजेशन डिस्ट्रक्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एनवायरनमेंट, बट हमें एनवायरनमेंट का मतलब समझना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, राइट। सो व्हाट डज एनवायरनमेंट मीन कि एनवायरनमेंट को हम कह सकते हैं कंपोज ऑफ ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक, दैट मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को और नेचुरल इकोसिस्टम को। अब एनवायरनमेंट से हमें क्या चीज़ें मिलती है? द फोरमोस्ट थिंग इज द रिसोर्स सप्लाई, कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज मिलते हैं एंड हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम जो भी वेस्ट जनरेट करते हैं वो एनवायरनमेंट वो सारा ही वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये कई ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देता है, जिसकी वजह से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस एक मेंटेन रहता है, क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं रह पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक एस्थेटिक वैल्यू देता है जो कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन के वेलबींग को और एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी लाता है। इसका एग्जाम्पल आया था कि जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसीडर किया गया। सो दैट मीन्स कि ये एक काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंस है कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर एन इकोनॉमी टू सर्वाइव, या फिर हम कह सकते हैं एक इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करके रखेगा, राइट। तो अगर हम करंट स्टेट देखते हैं कि करंट स्टेट क्या है इंडिया में, तो कई सारे चैलेंजेस हैं। अगर हम दो मेजर पॉल्यूशन देखते हैं, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन में सबसे बड़ा एग्जांपल आता है दिल्ली का, जिसके अंदर बताया कि 2022 में जो क्वालिटी है एयर क्वालिटी इंडेक्स में 300 से भी ज़्यादा एक्सीड हो गया। सो दैट मीन्स कि एक सीवियर पॉल्यूशन बता रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस वाटर पॉल्यूशन में देखें तो कहा कि जो 70% ऑफ इंडिया की रिवर है वो सारी ही कंटामिनेटेड है। दिस इज एज पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो दैट मीन्स कि हम पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट, मे बी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट हो रहा है या अर्बनाइजेशन हो रहा है, वॉट एवर द फैक्टर्स आर दिस, बट द पॉइंट इज दिस इज द करंट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट। इसका एक रीजेंट एग्जाम्पल है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिवर गंगा में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन था, तो उसके लिए नमामि गंगे प्रोग्राम आया कि उसको क्लीन करने के लिए। सो द पॉइंट इज़ कि हमें इस तरीके के कई सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, तब जाके हम एक क्लीन एयर या क्लीन वाटर को एक्सपेक्ट कर पाएंगे, राइट। अगर इसके हम कॉजेज समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबसे पहला कॉज है दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से पॉल्यूशन कैसे बढ़ता है? क्योंकि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा वहाँ पे डिमांड करेगा। अभी डिमांड क्या चीज़ की कर सकता है? ये डिमांड करता है वेरियस टाइप के गुड्स की, बेसिक नेसेसिटीज़ की, राइट। तो अगर इंडिया की, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं या फिर चलो इंडिया की बात करते हैं, तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब ये 140 करोड़ की पॉपुलेशन हर साल ऑलमोस्ट 68 मिलियन टन्स का वेस्ट जनरेट करती है। तो क्या एनवायरनमेंट के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने मिलियन टन्स का वेस्ट को डिग्रेड कर सके, क्या उसको एब्जॉर्ब कर सके, राइट। तो ये एक सोचने की बात हो जाती है कि हमारे पास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनका इतना ज्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है जो एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। दैट इज द फॉरमोस्ट सिनेरियो। वेरे सेकंड थिंग क्या बोला है कि जितना भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, राइट, तो जो हमारा जो एयर पॉल्यूशन है, जो 50% ऑफ एयर पॉल्यूशन जो है दैट इज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है उतना ज्यादा हमारा एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और जितना ज़्यादा हम अर्बनाइजेशन हो रहे हैं उतना ज़्यादा हैबिटेट लॉस हो रहा है और
रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है और जितना ज़्यादा हैबिटेट लॉस होगा उतना ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी कम होगी। ये तो सिर्फ एग्जांपल एक इंडिया का है, कि हम ये सिर्फ इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं, जहां पे एक एग्जांपल आया कि जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन था इंडिया में वो पहले 3 लाख था 1951 में, जो बढ़ के 30 करोड़ हो गया 2019 में। तो ये बता रहा है कि हम अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और वहां पे अर्बन एयर पोल्यूशन भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो दैट मीन्स दीज आर द मेजर फैक्टर, जहां पे हमने देखा जो पहला फैक्टर है दैट इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन काफी ज्यादा हो गई है ये। सेकंड है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, 50% तो एयर पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, और अर्बनाइजेशन से हैबिटेट लॉस हो रहा है, दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी हैम्पर भी हो रही है, राइट। वेर एज अगर हम इसके ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यू को समझते हैं तो इसके अंदर फॉरमोस्ट इश्यू तो वही आ जाता है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से होता है कि जैसे अगर हम समझते हैं कि एक इंडस्ट्री है, राइट, या फिर एक व्हीकल है। अब ये व्हीकल क्या कर रहा है, ये CO2 का एमिशन कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन जितनी ज़्यादा व्हीकल होगी उतना ज़्यादा CO2 का एमिशन होगा। और दूसरी साइड अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि लेट्स से यहाँ पे एक इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री भी क्या कर रही है, इंडस्ट्री भी CO2 का एमिशन कर रही है। सो दैट मीन जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होगी, जितनी ज़्यादा व्हीकल्स होगी, उतना ज़्यादा CO2 का एमिशन बढ़ता जाएगा। और जितना ज़्यादा CO2 का एमिशन बढ़ेगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस। अब जब इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बाकी सारी हवा को, या फिर हम कह सकते हैं कि बाकी सारी गर्म हवा को ये एब्जॉर्ब करता है। तो जितना ज्यादा हमारे पास सनलाइट होगा, जितना ज्यादा सनलाइट होगा, तो सनलाइट की जितनी हीट यहां आएगी, जब अर्थ पे और जब टकरा के वापस जाएगी, तो ये सारी CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दैट मीन्स कि जितनी ज़्यादा हम CO2 रखेंगे उतनी ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगा, और जितना ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा ये, उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि वहाँ पे वार्मनेस बढ़ती जाएगी। और जितना ज़्यादा ग्लोब वार्म होगा उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, राइट। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज एक सिनेरियो है जो हम फेस कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल यही आ जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारा CO2 का एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। CO2 के एमिशन जैसे और भी कई सारे ग्रीन हाउस गैस हो जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमारा एमिशन इंक्रीज करते हैं। और इससे क्या हो रहा है कि सी लेवल राइज हो जा रहा है और एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स आ जा रहे हैं जो हम समझ नहीं पा रहे। इसका एक और इशू हुआ था, दैट इज ओजोन डिप्लीशन। हालांकि ये तो जब से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, जहाँ पे उन्होंने जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे जो मेजरली रेफ्रिजरेटर्स और एरोसोल में यूज होता था, उसको फेज आउट भी कर दिया था, राइट। दिस इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, बट स्टिल हम एक बेसिक अवेयरनेस ले रहे हैं। तो द पॉइंट इज कि ग्लोबल वार्मिंग इज रियल, क्लाइमेट चेंज इज रियल, एंड इट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न, ओके। वेरेज तो यहाँ पे नीड आ जाती है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे हमने देखा कि जितना ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको डिफाइन करा जाता है, जैसे हमने देखा कि आप प्रेजेंट नीड्स को इस तरीके से सेटिस्फाई करो कि फ्यूचर जनरेशन्स को इफेक्ट ना हो। तो इसका कोर प्रिंसिपल क्या है कि आपको जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आपकी कंट्री का, उसको एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, अर्बनाइजेशन भी आपको अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, ताकि कोई भी तरीके का हैम्पर ना हो, राइट। तो रिसेंट फ्रेमवर्क में देखा जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उन्होंने एम्फोसाइज किया कि हमें क्लीन वाटर चाहिए, क्लाइमेट एक्शन चाहिए, एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन चाहिए। तो जब ये सारी चीजें आएगी, क्लीन वाटर, क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी बताई गई है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को प्रमोट करना है, फॉर एग्जांपल सोलार विंड, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, ताकि हम फॉसिल फ्यूल पे कम हो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल कम यूज़ करेंगे उतना कम हम CO2 एमिशन यूज़ करेंगे, और जितना कम CO2 एमिशन होगा उतना कम ग्लोबल वार्म होगा, एंड अकॉर्डिंगली क्लाइमेट चेंज भी कम होगा। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने एक गोल भी बताया है कि 450 गीगावाट का उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी का गोल बनाया बाय 2030, कि हम जो भी एनर्जी जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, उसमें 450 गीगावाट की एनर्जी होगी ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल सोलार हो गया, विंड हो गया, या बायोगैस तरीके से किया जाएगा। एंड अनदर इशू इज दी वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं उतना ज़्यादा हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उतना ज़्यादा हमें नीड हो रही है रिसाइकलिंग की एंड
कंपोस्टिंग की. नाउ दीज आर एक्सपेंसिव, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव. तो इसके अंदर इंडिया अभी वर्क कर रहा है. इट विल टेक टाइम. हालांकि कई सारे इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लाइक स्वच्छ भारत अभियान हो गया, जिससे हमारे सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट इम्प्रूव हो गया हमारी इकोनॉमी में. ओके, नाउ अगर गवर्नमेंट का रोल समझते हैं तो गवर्नमेंट का रोल इज़ वेरी सिंपल. जैसे हमने देखा है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स आए गए ताकि वो मॉनिटर करे और रेगुलेट करे एयर को एंड वाटर पॉल्यूशन को, एंड उसके अकॉर्डिंगली एक्ट्स बनाए. कि आपने पहले पॉल्यूशन को मॉनिटर किया एंड देन आपने एक्ट बनाया. एग्जाम्पल लाइक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज. और जो रिसेंट इनिशिएटिव्स है, फॉर एग्जांपल नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, जो फोकस कर रहा है कि क्लाइमेट रेजिलियंस डेवलपमेंट पे लाना है हमें, राइट. सो कहने का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा आप सरकार इस पे फोकस करेगी, जितने ज़्यादा चीज़ें सरकार आप लाएगी कि वो अपने जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कनेक्ट करेगी विद द एनवायरनमेंट, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा फॉर अस या फिर पूरे ग्लोब के लिए कि हम एनवायरनमेंट को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए. तो अगर जो कॉल टू एक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी ध्यान देना है. मतलब हमें सिर्फ सरकार पे ही नहीं छोड़ना है, हमें कंज्यूमर अवेयरनेस पे भी लेके जाना है कि आप अपना वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करिए, कि वेस्ट को सेग्रीगेट करिए, राइट, सेग्रीगेट एट द सोर्स कीजिए, ताकि आप इस तरीके की सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अगर आप अडॉप्ट करोगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ और ज़्यादा जा पाएंगे. एंड जो फाइनल थॉट आ जाता है कि एज अ फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, यानी कि जब आप एक आईएएस ऑफिसर बनोगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंटीग्रेट करोगे एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस को इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ, ताकि एक वेल डेवलप्ड करंट और फ्यूचर जनरेशन प्लान बन पाए, right. So this was it from today's video. The coming video will be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.